नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल आते आते काफी कुछ बदल गया है। यानी कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का नंबर है, बारी है, लेकिन सियासत करवट ले रही है। तमाम चीजें नई हो रही हैं और उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी खासा नाराज नजर आ रही है। आज प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयोग से मिला है और उसने करीब 16-17 मांगे चुनाव आयोग के सामने रखी हैं, जिसमें से एक यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर एक्शन लिया जाए। तो क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा? इसके अलावा भी कई और डिमांड्स की गई हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या चुनाव आयोग उन्हें मानेगा? बॉल चुनाव आयोग के खाते में है। अब ऐसे में क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन इसको लेकर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसको लेकर आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वैश्विककार हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर क्या एक्शन लेता है या फिर अपनी तरफ से क्या करता है, इसकी निगाह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बल्कि हमारी, आपकी और पूरे देशवासियों की भी रहेगी कि निष्पक्ष चुनाव कराने का, जिस तरह से राजीव कुमार जी कह रहे थे जब वो इलेक्शन डेट्स का ऐलान कर रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और बिल्कुल आम लोग उसमें सहभागिता निभाएं। तो आम लोग तभी ये सहभागिता निभा पाएंगे जब लगेगा कि हाँ, चुनाव आयोग अपनी तरफ से हर चीज पर नजर बनाए हुए। देखिए, 16 मार्च को देश में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया, आचार संहिता जिसे कहते हैं। तो आचार संहिता के लगने के बाद बहुत से ऐसी बातें, बहुत से ऐसे कार्य सरकारें, विपक्ष नहीं कर सकता है जो कि सामान्य दिनों में किया जाता है, क्योंकि ये चुनाव से जुड़े हुए नियम होते हैं जो कि तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, चुनाव नतीजे नहीं आ जाते हैं। तो ऐसे में जबकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है, हर नेता के भाषण पर लोगों की नज़र है। लेकिन यहाँ एक बारीक सा अंतर है। अगर कोई भाषण हेट स्पीच के दायरे में आता है तो मॉडल कोड लगा हो या न लगा हो, बिल्कुल वो किसी भी स्थिति में पीनल एक्शन यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई कानूनी हो सकती है। हमारे देश का ही कानून है। तो एक तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और दूसरा कि हेट स्पीच अगर कोई दिया गया है, कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो वैमनस्य फैलाती हैं, उसी को हेट स्पीच कहते हैं। अभी तक देखिए कोई डेफिनेशन कानूनी हेट स्पीच का आया नहीं है, लेकिन जो मान करके चला जाता है ये, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ये एक अपना हिस्सा भी होता है कि भाई आपका आचरण कुछ ऐसा होना चाहिए, खासतौर पर चुनाव के दौरान जब आपको कुछ भी ऐसे उम्मीदवार के तौर पर या पार्टी के प्रमुख के तौर पर या पार्टी के बड़े स्टार कैंपेनर के तौर पर, आप देखते होंगे स्टार कैंपेनर की लिस्ट आती है, तो उसके वक्ता के तौर पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जो हेट स्पीच के दायरे में आता है। चुनाव आयोग ने आज प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत गई है चुनाव आयोग में कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने 17 शिकायतें की हैं, जिसमें से एक शिकायत जो है वो ये है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो उन्होंने बाड़मेर में अपनी चुनावी सभा में रविवार को बोला था। दो बातें कही जा रही हैं कि भाई सोना चांदी बहन बेटियों की जो है वो गिरवी रख दी जाएगी, मंगलसूत्र ले लिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, और दूसरा कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये पिछली सरकार यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था। तो उनको देंगे क्या हम जो घुसपैठिए हैं, क्या जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कुछ इस तरह की लाइनें जो बोली गई हैं, ये लाइनें सुन के भी बहुत अच्छी नहीं लगती हैं और चुनावी तौर पर चुनाव के हीट में अगर बोली जा रही हैं तो उसको चुनाव आयोग आकलन करेगा कि क्या ये हेट स्पीच की, बहुत और भी बातें बोली गई, हम लोग यहाँ उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हेट स्पीच के दायरे में आती है क्या, और अगर वो आती है तो फिर जाहिर है कि उस पर एक्शन लिया जा सकता है। लिहाजा जैसा कि आपने कहा, सारी निगाहें अभी इस वक्त चुनाव आयोग के ऊपर है और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पूर्व में एक्शन नहीं लिया है। चुनाव आयोग दो तरह से रिएक्ट करता है। रणदीप सुरजेवाला ने अभी हेमा मालिनी के ऊपर एक इंडिविजुअल कमेंट कर दिया था, तो उनको 48 घंटे के लिए कहा गया कि आप प्रचार से
वर्जित हो जाते हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो समय समय पर एक तरह से वो सेंश्योर है, आपको ताकीद कर दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को चेतावनी नहीं दी गई है। पिछले चुनाव में आ जाइए, 2019 में योगी आदित्यनाथ को दी गई थी। कहा यह गया था कि आप अमुक अवधि तक आप प्रचार नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। बहन कुमारी मायावती को दी गई थी ये सेंश्योर, और कहा गया था कि आप इतने अमुक समय तक आप नहीं करेंगे प्रचार, और वो नहीं की थी। तो ये लोग छोटे लोग तो हैं नहीं, बड़े लोग हैं। अब आपको तय ये करना है कि आप क्या प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत के ऊपर इस तरह की बात कुछ कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री के दर्जे से देखेंगे तो जाहिर है हाथ पांव फूलेंगे एक्शन लेने में। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एक कैंपेनर के तौर पर, स्टार प्रचार के तौर पर देखते हैं, तो चुनाव आयोग जाहिर है कि वो अपने वेल विद इन इट्स राइट है, क्योंकि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ऐसी बातें नहीं बोली जानी चाहिए अच्छा थी। चलिए, अब एक्शन लेगा चुनाव आयोग या नहीं लेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता नहीं, चलेगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने वैसा बोला था, मनमोहन सिंह ने, है ना, वो तो आकलन का विषय है उस पर तो। लेकिन ये जो बात कांग्रेस दूसरी कह रही है कि हमने कभी मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा ही नहीं है कि मंगलसूत्र जो है गिरवी रख देंगे, वो गिरवी रखेंगे, और ये गलत बयानी है। और दूसरा है कि जिस तरह से बोला गया है वो मनमोहन सिंह वाली बात, उससे वैमनस्य फैलता है। तो अभी तो आकलन का दौर है, या आकलन किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, और संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, कभी कभार ये भी होता है मानशु कि नॉट टेकिंग एन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। तो आपको तो उसके लिए भी आपको जज किया जाएगा, चुनाव आयोग है आप, कि आप लटका दिया आपने मामले को, तो वो भी आपका एक एक्शन है। नरसिम्हा राव कहा करते थे कि नॉट गिविंग अ रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। वो चुपचाप रह जाते थे कई बातों पर। कई बार उनके पास फाइल आती थी, उस पर वो रिएक्शन कुछ लिखते ही नहीं थे। तो बाद में लोगों को समझ में आई ये बात कि मर्म क्या है। तो अगर चुनाव आयोग मान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसमें कि वो चुप रह जाते हैं, तो चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा, वहाँ तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो यही देखने में अब लोगों को आ रहा है कि आप छोटे छोटे जो उस कद के लोग नहीं होते हैं उसके ऊपर तो आप गाहे बगाहे लेते रहते हैं एक्शन। अब प्राइम मिनिस्टर का मामला आया है, क्या ले पाएंगे? अब क्योंकि चुनावी मौसम है, पहला चरण हो चुका है, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी उस मोड में या फिर उस लहर में नहीं आ पाई है जिसमें वो 400 पार कर जाए। तो उस 400 पार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा मुद्दा आए बीच में जो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी उस तरह की दिला पाए। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम एक एंगल लाने की इलेक्शन में क्या एक रणनीति के तहत कही गई बात है? ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप चुनाव में थे, आप हीट ऑफ द मोमेंट आपके मुंह से निकल गया। ये सोची समझी चीज़ें हैं, और इससे एक माहौल बनाने की, क्योंकि आपको मतलब सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि आपको लग रहा है कि अब पहला फेज देखने के बाद कि अब जो है चीज़ें वो हाथ से उस तरह से नहीं है। तो क्या उस चीज़ के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? अब एक्शन होगा नहीं होगा ये अलग बात है। देखिए, अगर अभी तक के जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी 430 के आसपास उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें कि कुछ अभी बाकी हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो वो 450 के नीचे ही रहने वाली है, और ये ऑल टाइम हाई है। इतनी सीटों पर वो पहले कभी नहीं लड़ी थी। 435 हो सकता है, 440 हो सकता है। अब इसमें से 370 अगर लाना है जो कि उनका टारगेट है, तो स्ट्राइक रेट जो है वो रफली 85% होगा। मतलब हर 100 सीट में से 85 सीट वो जीत जाए। हर 100 सीट में से 85 सीट वो जीत जाए। 102 सीटों पर हो ही चुका है। अब देखिए, 102 सीटों में 40 सीटें तो तमिलनाडु पौंडीचेरी हो गई। उन 40 सीटों में अगर एक भी सीट मिलती है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो उपलब्धि होगी। तो 62 तो वही हो गया कुल उनके लिए। 40 में से अगर 102 में से 40 आपने घटा दिया, क्योंकि ये सच है 3% वोट आए थे उनको पिछली दफा, पिछले चुनाव में
दे गॉट 3% वोट्स। तो 3% वोट से अचानक से एकदम विनिंग जो डीएमके का और कांग्रेस का वहाँ पर 35-40% रहता है, वो उतना आ जाएगा, इस बात इलेक्टोरली ये पॉसिबल नहीं है। तो 40 सीटें तो आप यूं ही माइनस कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि तमिलनाडु की सारी सीटें एक ही चरण, पहले चरण में ख़त्म हो गई पौंडीचेरी के साथ एक सीट। तो इसीलिए 85 सीट आउट ऑफ 100, एवरी 100 दैट यू कंटेस्ट, उसमें से 85 सीट जीत लेना, ये थोड़ा सा इलेक्टोरली पॉसिबल बात नहीं है। तब क्या होता है ना कि एक टारगेट दिया जाता है, जितना बड़ा टारगेट उस हिसाब से अचीवमेंट, टारगेट छोटा करिएगा तो अचीवमेंट आपकी छोटी रहेगी। तो ये तो 370 सीटें जो है वो लाना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी जानते होंगे कि जब आप लड़ ही रहे हैं 430, 435, 440, तो फिर कहाँ से वो पॉसिबल है। लेकिन ये है कि उसको रेज तो करना ही है बार को। 303 वो लेकर के आए थे और उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। 428 या कुछ वैसे लड़े थे पिछली दफ़ा, और उसमें से 303 तो आई थी। तो ये तो हकीकत है। तो स्ट्राइक रेट वो 75% के आसपास या 80% के आसपास तो रखते हैं, वो अभी तक तो रहा है। पर अब दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि देशव्यापी कोई लहर नहीं है और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो जा रहा है। हाँ, ये मतलब कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है इलेक्शन में। अब पिछली बार देशव्यापी एक लहर थी पुलवामा को लेकर के, तो उस लहर के अभाव में इस तरह का स्ट्राइक रेट पॉसिबल नहीं है। तो प्रधानमंत्री क्या कोई, मैंने पढ़ा बहुत जगहों पे लिखा है कि कोई ऐसा एक उन्मादी सा लहर वो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे थे क्या? और क्षत्रिय समाज की नाराजगी भी इस बीच इस तरह से मैं देख रहा था कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी है, हालांकि वो पूर्ण नहीं है। मैं कवर करके आया उस क्षेत्र में, तो कुछ लोग नाराज हैं। ज़्यादातर क्षत्रिय समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ 100% वोट्स मिल जाती थी, वहाँ से 30% का भी क्षरण अगर होता है तो वो घटता है। तो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए कुछ और भी मुद्दे हैं, केवल वही बात नहीं है। मुद्दे असली जो है वो तो बेरोजगारी और महंगाई के हैं, ऐसा सरकारी एजेंसी CSDS की रिपोर्ट है। तो वो मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं अगर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है आपके पास देशव्यापी, एक जिसको अम्ब्रेला इशू बोलते हैं। तो अम्ब्रेला इशू नहीं है अभी। तो उसमें क्या है, लोकल इश्यूज हावी हो रही हैं। और लोकल इशू में आपने देखा होगा हर सरकार की समस्या होती है महंगाई और रोजगार। आज से 10 साल 15 साल पहले बाद जो सरकार होगी या 2 साल 15 साल पहले जो सरकारें थी, सबकी समस्या ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है। ये सब कुछ बदल सकता है, ये समस्या नहीं बदल सकती है, महंगाई और रोजगार। तो इससे डिबेट को हटाने के लिए लोग बड़े मुद्दे की तलाश करते हैं। अब ये बड़ा मुद्दा शायद इस बार नहीं है। तो प्रधानमंत्री के विपक्ष का ये कहना है कि साहब वो तो इसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर देना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई रियल मुद्दों पर बहस नहीं हो। कल से मैं देख रहा हूँ कि सरकार के विरोधी लोग तो यही बात कह रहे हैं, पर मसला वो नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं, कोशिशें क्या हो रही हैं, चुनाव आयोग क्या करता है। देखिए एक बात जान लीजिए, हिमांशु के एक नोटिस भी, जस्ट अ मियर नोटिस, अगर ये पीएम को चला जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम और आप दोनों जानते हैं कि कुछ बहुत एक्शन नहीं होने वाला है, मियरली एक नोटिस भी चला जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के स्टैचर के आदमी को अगर चुनाव आयोग ने एक नोटिस भी दे दिया तो ये पहला दृष्टांत होगा इस पूरे देश के इलेक्टोरल हिस्ट्री में कि इतना बड़ा एक हिम्मत कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कही जाती है, कुछ इस तरह का एक नोटिस भी चला जाए। और उसी को लेकर के आप जानते हैं कि चुनावी तौर पर विपक्ष किस तरह से उसका दोहन कर सकता है, लाभ ले सकता है। तो लोग बड़े दिल थाम करके इस बात को देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा, इस बात की गुंजाइश तो नहीं है। कांग्रेस ने लिखा है कि साहब आप केवल सेंशन मत करिए, सेंशन कह देते हैं मतलब चेतावनी दे देते हैं, ये चेतावनी वाले आदमी नहीं है। ये सब भी लिखा है अपने उन्होंने आरोप पत्र में, उन्होंने लिखा है ये चेतावनी वाले नहीं है, नहीं मानेंगे। सो अ मियर सेंशन वुड नॉट डू। तो वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइट लीजिए इसके ऊपर। क्या होता है कि एमसीसी का अपना कोई दांत नहीं होता है, आचार संहिता की अपनी कोई टीथ नहीं होती है कि वो बस काट लेगी, आपने ऐसा किया एमसीसी के अनुसार दंड। एमसीसी डिपेंड करता है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 का एक्ट है, समय समय पर संशोधन होता आया है कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एमसीसी कोड में वायलेशन हुआ है तो उसके क्या प्रावधान है। और एमसीसी अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पर डिपेंड करता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डिपेंड करता है आर्टिकल 324 पर, जो इलेक्शन कमीशन को तमाम पावर देता है संविधान का। तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर बहुत है, वो संविधान ने ही उनको पावर दिया है। वो अगर आ जाए इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने पर तो बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, 1980 के दशक की बात है। बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी, वो जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी तूती बोलती रही। 60 के दशक में उन्होंने जो स्वीकार किया, आज भी उनके नाम पे जो है वोट मांगे जाते हैं। और वो बाला साहब की कुर्सी जिस पर वो बैठा करते थे और हाथ में वो उनका जो रुद्राक्ष उनके हुआ, तो सब लोग उस छवि को याद करते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके खिलाफ साल 1987 में एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने माफी, हेट स्पीच दिया उन्होंने और माफी मांगने से इनकार कर दिया। 6 साल के लिए उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। उनको लड़ना नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन एक्शन लिया। बाला साहब ठाकरे देशव्यापी एक पर्सनालिटी, और उस व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन लिया। उस एक्शन का कुछ भी रिएक्शन हो सकता था, लोग बाग निकल जा सकते थे, कुछ हो सकता था। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो कितनी पावर होती है। इलेक्शन नहीं वो लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे, वो तो अलग बात है, लेकिन वो नहीं लड़ सकते थे, ये तय कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। टीएन सेशन को इसीलिए याद किया जाता है। तो ये देखिए, ये सब भी माइलस्टोन अचीव किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, ऐसा नहीं है कि नहीं अचीव किया हुआ है। तो इसीलिए आप आर्टिकल 324 से वो एम्पावर्ड है, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि एमसीसी के पास कोई पावर नहीं होता है। आचार संहिता तो एक आचार संहिता भर है, हाँ, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कि आपने ये बोल दिया तो ये दंड नहीं लिखा हुआ है। जी है, सारा कुछ है। अल्टीमेटली क्या हेट स्पीच अनपनिश्ड थोड़ी जाता है। चुनाव की बात छोड़िए, अगर कोई सामान्य स्थिति में भी हेट स्पीच बोलता है तो इंडियन पीनल कोड की धाराएं उस पर लग जाती हैं, है ना, कि सामाजिक सौहार्द को डिस्टर्ब करने का एक्ट लग जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्शन 153 लग जाता है। राहुल गांधी ने पिछली बार कुछ बोला था जब उनकी संसदीय पर बात बनाई थी, तो इस एक्ट को लेकर काफी चर्चा हुई। जी हाँ, तो एक्ट ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं, वो ले सकते हैं। लेते हैं या नहीं लेते हैं, या उनके अंदर वो विल है कि नहीं है, इस पर निगाहें हैं। चलिए, उस पर तो निगाहें हैं, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन मोड में हम हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब 26 तारीख को फिर से वोटिंग होनी है दूसरे चरण की, तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? क्या वो जो फोल्ड करने की कोशिश है, एक हिंदू मुस्लिम वाले एंगल पर लाने की कोशिश, क्या उसमें कामयाब? क्योंकि चर्चा तो खूब हो रही है, लोग उसको, बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं 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 सही कहा उन्होंने, देखिए कितना अच्छा कहा, लेकिन चर्चा तो चल पड़ी है ना। हाँ, यही तो इस बात को मानना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इस बात पे भी जानना चाहूँगा कि क्या मनमोहन सिंह जी ने ऐसी बात कही थी। देखिए, ये एक संयोग था, विज्ञान भवन में वो भाषण हुआ था और मैं उस दिन वहाँ मौजूद था, और एक हम लोगों को पुस्तिका मिली थी, उनकी स्पीच की कॉपी उस ज़माने में मिल जाती थी, और उसमें स्पष्ट वो लिखा था उन्होंने कि पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज़ का है, स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटीज़। उनके कहने का तात्पर्य आप लगा सकते हैं कि बड़ा इनोसेंट रहा होगा, क्योंकि वो दौर ऐसा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया था कि देश में दलितों से भी बुरी स्थिति है सर्टेन पैरामीटर्स पर मुस्लिम्स की। जैसे पैरामीटर, अगर आप मान लीजिए सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन, तो ये बात सच है कि दलितों से भी बुरी रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की है, और वो आज की तारीख में भी है। तो कई पैरामीटर्स थे जिसमें कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो संसाधनों पर पहला हक जो है वो वुमेन का, चिल्ड्रन का ये है। उसके बाद उन्होंने कहा था SC ST माइनॉरिटीज, स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटीज। वो उनका वीडियो वायरल है, उसमें बड़ा एकेडमिक अप्रोच था उनका कि जो सेक्शन सोसाइटी में पीछे रह गया, लेकिन बोला था उन्होंने इस बात। और मुझे अच्छी तरह याद है हिमांशु, उस वक्त भी बवेला हुआ था, साल 2006 की बात है ये, उस वक्त भी ये बवेला हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी प्रश्न उठाया था कि आपने ऐसा कैसे कहा, गरीब का हक है, इस बात को कह सकते हैं आप, है ना,
विमेन का हक है, बच्चों का हक है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के बारे में ये तुष्टीकरण है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रधानमंत्री ने बोला, मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त भी ये डिबेट हुआ था और फिर समय समय पर ये बात उठती रही। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो ब्यूरोक्रेट की पृष्ठभूमि से आए थे, तो चीज़ों को वो बड़े ब्लैक एंड वाइट में देखा करते थे। मतलब ये अगर पिछड़ गए हैं तो इनको मिलना चाहिए। तो उनकी स्पीच भी उसी तरह से, आई थिंक इट वाज अ केस ऑफ अ पुअर ड्राफ्टिंग, जिसमें कि आप स्पीच को उस तरह से ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं जिसमें कि एक लूज एंड्स निकल जाए और लोग उसका राजनीतिक फायदा, वो भले के लिए कह रहे थे, वो वोट बैंक नहीं बना रहे थे, लेकिन वो तुष्टीकरण का एक उदाहरण सा बन गया। तो ऐसा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये अभी जो बात बोली है, कोई इस पूरी तरह से झूठ नहीं है। अगर आप उस स्पीच के, आप ये कह सकते हैं कि स्पीच गलत तरीके से ड्राफ्ट किया गया, मंशा जो थी मनमोहन सिंह की वो उन शब्दों में नहीं दिखाई पड़ती है जो वो कहना चाह रहे थे, इसलिए आयोग इस पर उनको घेर पाएगा मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को। और आपने सही कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना बात कह दिया, अब उसके ऊपर पोलराइजेशन एंड डिवीजन शुरू हो जाएगी। और देखिए अब तो ये स्थिति हो गई है कि पहली सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, सूरत की। हाँ, सूरत का जो चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि सूरत में असल में हुआ क्या और किस तरह से इसे देखा जाए। अब एक जो उम्मीदवार था उसकी वो खारिज होती है, उसके बाद जितने भी उम्मीदवार थे उन सबको सब अपना पीछे चले जाते। क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, इस चीज़ को तो पहले समझ लिया जाए कि मेथड क्या है। क्या है कि अगर आप, हमारे देश में ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि आप कहाँ के और कहाँ से चुनाव लड़े। बिल्कुल, आप लखनऊ के हैं, आप दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं, कन्हैया बिहार के हैं, वो दिल्ली से लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें एक शर्त होती है, अनिवार्य शर्त ये होती है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो उस कंस्टिट्यूएंसी के एक व्यक्ति को आपका नाम आपके नॉमिनेशन पेपर पर उसको एंडोर्स करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है कि हाँ मैं इनके उम्मीदवारी का समर्थन करता हूं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट भी कोई कहीं से लड़ सकता है, तो 10 नाम होने चाहिए उस क्षेत्र के। अच्छा। तो कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट खड़े किए थे। एक जो उनका अपना कैंडिडेट था नरेश कुंभलिनी, मेरे ख्याल से मैंने लिखा है कहीं पे, हाँ नीलेश कुंभानी, ये उनके ऑफिशियल कैंडिडेट थे जिनको उन्होंने सिंबल दिया था, हाथ छाप जिसको दिया था। तो एक आदमी ने प्रपोज किया, एक नहीं 3 ने प्रपोज किया उनका नाम, और तीनों उनके रिलेटिव। अमूमन रिलेटिव से ही कराते हैं लोग, तीनों उनके रिलेटिव, सूरत शहर में रहने वाले, सूरत कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले। एक बैकअप कैंडिडेट भी खड़े करती है पार्टी, तो वो बैकअप कैंडिडेट थे सुरेश पाडसाला, ऐसे कुछ नाम है उनका, और उनके भी प्रपोजर्स थे। 10 की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा 8 लोग खड़े थे, जिसमें से एक बीएसपी का उम्मीदवार भी था। वहां पर कोई आम आदमी पार्टी का इस बार उम्मीदवार नहीं था। तो एक अघोषित जो समझौता हुआ है उसके तहत अब हुआ क्या कि 19 तारीख को नामांकन दाखिल करने की अवधि खत्म हुई, उसके बाद स्क्रूटनी चल रहा था, नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी। तो आखिरी तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने कांग्रेस पार्टी के उन 3 प्रपोजर्स के, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के 3 प्रपोजर्स पर सवाल खड़ा कर दिया, कह दिया ये उनके सिग्नेचर तो है ही नहीं। ये बात कल की है। उनको कहा गया नीलेश जी को कि जाइए भाई उनको लेकर के आइए, आप ही के प्रपोजर हैं, तीनों ने साइन किया है, कोई एक आके भी कह देता है कि हाँ हाँ ये हमारा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तीनों गायब उनके रिलेटिव, वो मिले ही नहीं उनको बेचारे। वो आज आए, वकील के साथ आए, लेकिन उन तीनों में से कोई एक भी नहीं। खेला कहाँ हो गया आप समझते रहिए। वो तीनों गायब, अपने रिलेटिव गायब। उसके बाद और उन्होंने कह भी दिया कि हमने दस्तखत नहीं किया है, अपने तरीके से मैसेज आ गया। तो रिटर्निंग ऑफिसर के तो नियमों से बंधा होता है, उसने फैसला ले लिया। चुनाव आयोग आज पहुंच गई। इतना ही नहीं, जो बैकअप कैंडिडेट थे उनके भी प्रपोजल गायब। वो जो 10 साइन किए थे उनमें से भी कोई नहीं आया, और सब ने कह दिया कि भाई ये तुम्हारा सिग्नेचर है ही नहीं। अब कोई आए तो भी तो उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन हो कि हाँ भाई साइन करो, कैसे करते हो। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने तुरंत में एक्शन ले लिया कि हाँ भाई खारिज किया जाता है। अब मेरे पास 2 प्रश्न हैं इसके। आपने, चलिए रिटर्निंग ऑफिसर IAS ऑफिसर होते हैं, आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं,
उन्होंने ऑफिसर या उनके ही कोई मातहत होंगे बड़े अफसर, वो भी पहला तो ये क्या फोरेंसिक कराया क्या? अगर इस तरह का एक अजीब सा केस सामने आ रहा है, पहली बार होगा कि कोई अनकंटेस्टेड इलेक्ट हो रहा है, तो जरूरत आपने समझी क्या? क्या प्रोसीजर मना करते हैं या अलाउ करते हैं सिग्नेचर का? बाकी चीजों में तो आप फोरेंसिक करा लेते हैं। बैंक में पैसा लेने गए हैं आप, आपसे 25 बार सिग्नेचर वेरीफाई कराते हैं अगर, और मेरी दस्तखत तो कभी मिलती ही नहीं है, पिछली वाली से अगली, मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ। तो ओटीपी वाला सिस्टम ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपने फोरेंसिक कराया या नहीं कराया, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर ये जो प्रपोजर है ये नहीं आए और इनके ये भी नहीं आए, तो इसमें रिलीफ कहां पर है? चुनाव आयोग पर है या नहीं है? मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के पास कोई रिलीफ नहीं है। चुनाव आयोग कोई रिलीफ आपको नहीं दे सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास गई है, चुनाव आयोग के पास कोई रिलीफ नहीं है। इनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। कल संभवतः वो जाएंगे भी गुजरात हाई कोर्ट में, जाके नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो पर्चा, वो याचिका दायर करेंगे और हो सकता है कि कुछ रिलीफ मांगे। पर एक बहुत बारीक सी बात है जो कि दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि 2022 में उसी सूरत में चुनाव हो रहे थे। 2022 की बात है, विधानसभा चुनाव, आप जानते हैं अभी हाल खत्म हुए। आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट थे, उनका जो प्रपोजर था 2 से उन्होंने सिग्नेचर कराया था। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, एक की जरूरत थी, 2 से कराया था। दोनों के दोनों सिग्नेचर जो है डाउटफुल हो गए। वो प्रपोजर आए भी नहीं, उम्मीदवारी फंस गई जैसे आज फंसी। उस वक्त उसी शहर में चुनाव आयोग ने कहा कि मिसमैच ऑफ सिग्नेचर कैन नॉट बी द इनफ ग्राउंड टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर। मिसमैच अगर है तो वो वजह काफी नहीं है कि मैं उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दूं। 2022 में ये कहा गया और 2024 से आते आते कहा मिसमैच जो है वो इनफ ग्राउंड है कि खारिज कर दो। एक ही शहर में, जबकि ये बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, एक ही शहर में दोनों घटनाएं हो रही हैं। एक दस्तखत नहीं मिला तो क्या खारिज कर देंगे? 2022 में ये कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा, और अभी कहा गया कि दस्तखत नहीं मिले तो खारिज कर देंगे। तो हो सकता है कि जब हाई कोर्ट जाए कांग्रेस वाले तो ये बातें रखे कि 2022 का दृष्टांत सामने है। उसी शहर में चुनाव अधिकारियों ने खारिज नहीं किया था आम आदमी पार्टी का। पॉलिटिकली इसको ऐसे देखा जा रहा था कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जब लड़ रही थी तो सामने वोटों का डिवीजन हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवार थे, सामने में भारतीय जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। अभी डिवीजन हो जाएगा तो फायदा होगा। ये लोग इंटरप्रिटेशन है। अभी क्या है कि आमने सामने की लड़ाई थी। और सूरत एक ऐसी जगह है, मैं कई बार गया हूं। सूरत में क्या है ना कि सूरत में तब से नाराजगी है जब से जीएसटी आया और नोटबंदी आई। देखिए सूरत एक टेक्सटाइल हब है, बहुत कारोबार होता है मर्च वहाँ पे। एक तो टेक्सटाइल हब है और दूसरा सूरत डायमंड्स, और बहुत लोग नाराज थे वहाँ पे। मैंने खुद ये किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो सभी 2017 की बात मैं बता रहा हूँ, सभी एमएलए सीट सूरत में जीत हो गई थी। एक बहुत बड़ा रैली वहाँ हुआ था, उस समय हार्दिक पटेल जो थे विरोध में थे, फिर भी जीत हो गई थी। आपको हार्दिक पटेल के आंदोलन का याद, फिर भी जीत हुई थी। उसके बाद लगातार जीत ही हुई, कभी वहाँ पर हार नहीं हुई। तो वहाँ पर नाराजगी एक होती है, इसमें दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पर। अब ये सेटिंग के तहत हो गया है, नहीं कांग्रेस कह रही है ये मैच फिक्सिंग है, या मैच फिक्सिंग के तहत हो गया है। अब ये कोर्ट को तय करना है। चलिए, क्योंकि एक उम्मीदवार, चलिए मान लीजिए जिसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए और सभी पीछे चले जाएं और इकलौता ही कोई व्यक्ति बचे जो कि निर्विरोध तरीके से नतीजे आने से पहले ही जीत जाए, तो फिर क्या कहिएगा? इसे मैच फिक्सिंग कहिएगा या फिर कुछ और कहिएगा? आप ही बताइए कमेंट करके। और आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग किस तरह से एक्शन लेगा या फिर नहीं लेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर, और जो 16-17 शिकायतें की गई हैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से, उस पर भी क्या एक्शन होगा? ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।